हेलो एंड वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड्स। आज 5 जुलाई 2024 का न्यूज़पेपर द हिंदू हम एनालाइज करने वाले हैं। इस न्यूज़पेपर में जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो आपके सामने मैंने यहाँ पे इस स्लाइड पे रखी हुई है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड कि इस स्लाइड पे ये जो स्लाइड यहाँ पे होती है जहाँ से ये न्यूज़पेपर का डिस्कशन स्टार्ट होता है, एक इमेज होती है हमेशा, जो कि पेपर की ही इमेज होती है। इफ यू सी देयर इज अ टर्म हियर mentioned, and if you read it properly it's called red flag fire warning। ठीक है, ये वार्निंग्स कब दी जाती है? जब हीट वेव का खतरा हो, टोल फायर का खतरा हो। और ये क्या होता है? ये एन एयर टैंकर इज ड्रॉपिंग रिटार्डेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स ये छोड़ रहा है। किस लिए छोड़ रहा है? क्योंकि वहां पे आग लगी हुई थी। Plus, an extended heat wave blanketing northern California has resulted into red flag fire warnings। तो हीट वेव बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, और जब आपको ऐसा पूछा जाएगा कि रेड फ्लैग फायर वार्निंग क्यों दी जाती है या क्या होती है, तब हम प्रीलिम्स में शायद इसको ना पढ़ पाए या ना कर पाए। बिकॉज दिस थिंग इज समथिंग जो कोई न्यूज़पेपर की मैगजीन आपके कवर नहीं करेगी। ठीक है, इमेज में जस्ट फोटोग्राफ एक दी हुई है ये द हिंदू में, और उसके नीचे एक कैप्शन लिखा हुआ है। तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज nits and grits of newspaper. So let's start the discussion today. As I have highlighted here 6 news, we will talk about the computer literacy, which is a part of our social justice, and we will talk about this climate agenda, which is a part of our environment, India Myanmar policy, part of international relations, GS2, Brahmaputra's lone Gadial, again environment, and this topic pertains to the economy and particularly the external sector trade. Hezbollah fires 200 rockets into Israel. This is something which is very much critical to prelims, क्योंकि ये जो ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, वो अफ्रीका के ग्रुप्स हो, वो यमन के ग्रुप्स हो, वो सोमालिया के ग्रुप्स हो, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जो मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं, यूपीएससी इनके बारे में क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द डिस्कशन विद अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या था और पूछा क्या गया था इसमें? दैट as per the Constitution of India, which of the following statement is correct? So, which of the following statement is correct? Interstate trade and commerce is a state subject. Interstate migration is a state subject. Interstate quarantine is a union subject. Corporation tax is a state subject. There was a technique which we teach in ET, that is odd one out technique, could have been used, but अगर आप नहीं भी यूज करते हो और आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होना चाहिए, मैंने कल भी बोला आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द ओनली थिंग विच दे आर आस्किंग। ठीक है, वो आपको ऐसे नहीं पूछेंगे कि ये मेंबर है, एमपी है, ये पार्लियामेंट में गया, फिर ये वहां पे बैठा, फिर ये वहां से चला गया, ये 60 डेज का लीव नहीं लिया, 60 डेज का लीव लिए बगैर ये घर पे बैठ गया, और फिर ये वापस आएगा तो क्या होगा इसके साथ? ये रिजाइन करेगा या इसको पहले ही निकाल दिया जाएगा? क्या ये मेंबर रहेगा नहीं रहेगा? वो सब क्वेश्चन स्पीकर के हैं, वो डिसाइड खुद करेगा, आपको डिसाइड नहीं करने हैं। बट यूपीएससी विल आस्क यू डेफिनेटली द क्वेश्चंस विच आर डायरेक्टली फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 3 लिस्ट है हमारे शेड्यूल में, 100 उसमें एंट्रीज है, वो देखना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। ठीक है, 100 से ज्यादा है, आई अंडरस्टैंड, एंट्रीज भी बहुत ज्यादा है, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस का थोड़ा सा भी नॉलेज हो, तो सेंटर स्टेट रिलेशंस जब हम पढ़ते हैं, तो इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ये हम पहले ही पढ़ते हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट माइग्रेशन का, तीसरा स्टेटमेंट कॉर्पोरेशन टैक्स का, ये तीनों भी यूनियन लिस्ट के पार्ट है। तो सी वॉज द करेक्ट आंसर, कुड हैव बीन सॉल्व्ड इजीली। ठीक है, तो फॉर द फर्दर एक्सप्लेनेशन यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड। मैंने कल भी बोला, मैं आज भी बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, उसमें एक्सेप्शंस भी आती है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी एक्सेप्शन है, कौन सी नहीं है, किस चीज़ का डेफिनेशन है, किस चीज़ का डेफिनेशन नहीं है, कौन सी कमिटी वहाँ मेंशन की गई है और कौन सी कमिटी मेंशन नहीं की गई है।
All of this has to be dealt with बहुत ही minutely. Let's begin the discussion with the editorial section. सबसे पहला एडिटोरियल आया था आज अबाउट कंप्यूटर लिटरेसी. व्हाट डू यू मीन बाई कंप्यूटर लिटरेसी इज जस्ट सिंपल टर्म्स में डिजिटल लिटरेसी कि क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं आता. सिंपल, वेरी सिंपल. ओके, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कंप्यूटर लिटरेसी? इम्पोर्टेंस इज दैट इफ यू यूज दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इफ यू हैव कंप्यूटर लिटरेसी देन ओनली यू कैन हैव एक्सेस and use critical services like banking, healthcare, governance services. All of these have increasingly shifted to digital platforms. If you see today, every urban local body has a website of its own. They provide services of its own website. So now the concern and the challenge at the Indian demography is that there is a large chunk of population. As you see the NSS data 78 की जो सर्वे हुई है, सैंपल सर्वे 2020-21 की, it has highlighted कि कंप्यूटर लिटरेसी among the individuals who are aged 15 years and above in India stands at 24.7%. That is it. ठीक है, अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कितना कंप्यूटर लिटरेसी हमारे पास. अराउंड 25% ऑफ द पीपल हु आर above 15 years they only know the computer. There has been an increase from the previous year, but significant disparities exist. Like urban areas में 40% of the people know, but rural areas में only 18% of the people know that how to operate a computer very well, how to use these things. Even I know multiple of my friends who are who were in the preparation, um, who know how to use computer, but they still face problems. पर्टिकुलरली वो प्रॉब्लम तो सबको ही फेस होती है कि जब आपको आईआरसीटीसी का ट्रेन का टिकट करना होगा. इतना ही नहीं, जब आपको कोई फॉर्म भरना होगा, जब आपको कोई एप्लीकेशन यूज़ करनी होगी, जब आपको कोई नया रिसर्च करना होगा, कोई चीज़ ढूंढनी होगी इंटरनेट पे. तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज वेयर द स्टेट हैज़ टू नाउ intervene into. The editorial also highlights some key points कि the disparities are a major concern. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यूनिफॉर्म लेवल पे 25% अगर होता कंप्यूटर लिटरेसी, कि हाँ 25% अडल्ट भी है, 25% ओल्ड एज पीपल भी है, 25% वुमेन भी है, देन इट वॉज अ प्रॉब्लम जिसको बहुत जल्दी टैकल किया जा सकता था. ठीक है, देर कुड हैव बीन अ सोल्यूशन कि जल्दी टैकल किया जा सके. But the disparities need a tailored approach. What do I mean by tailored approach? कि अगर आपके पास adults है, older age group के लोग हैं, जिनमें only 4% of the people know how to use a computer. If you see younger demographics, around 40% of the people in the age of 20-24, 45% of the people they know how to use a computer. Now, how to help this age group and how to help this age group to achieve 100% and this to achieve at least 70%. ठीक है, दिस बिकम्स अ चैलेंज, क्योंकि इनके लिए एक अलग अप्रोच आएगा, इनके लिए एक अलग अप्रोच लेना पड़ेगा. रीजनल डिस्पैरिटीज आर देयर. फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स लाइक असम, बिहार, मध्य प्रदेश, दे हैव lower rates because they are economically disadvantaged. They are still in their self sufficiency needs. ठीक है, security needs. They still have to evolve out of that and then only they can think about having such kind of ambitions. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द डिस्पैरिटीज. ठीक है, उसके बाद दोज पीपल हु आर एम्प्लॉयड एंड हु have avenues to aspire for such education, they can, but there are people who cannot due to their economical and socio-economic backgrounds. So now the recommendations which have been provided in this editorial pertain to कि हमें कंप्यूटर लिटरेसी अर्ली एज से ही स्टार्ट करनी चाहिए बच्चों की. ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी जो है वो अर्ली एज से ही स्टार्ट करनी चाहिए. लाइक स्कूल्स में पहले ही कंप्यूटर लेके जाओ. एजुकेशन में एट द फर्स्ट लेवल यू शुड स्टार्ट गिविंग दिस. तो सेम चीज़ है जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी
2020 में लॉन्च किया गया है। और सेम चीज़ एजुकेशन पॉलिसी भी बोलती है दैट देयर शुड बी वोकेशनल ट्रेनिंग, देयर शुड बी प्रोग्रामिंग फ्रॉम द फिफ्थ स्टैंडर्ड इटसेल्फ, देयर शुड बी क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, दिस डिजिटल डिवाइड विच हैज़ बीन क्रिएटेड, डिजिटल डिवाइड के बारे में हमने 2 दिन पहले भी बात किया था, दिस हैज़ टू बी सॉल्व्ड। ठीक है, हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज इट, बिकॉज डिजिटल डिवाइड एक ऐसा चीज़ है जिसपे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ऐसे भी पूछ चुका है, और ये एक मेंस में आंसर भी क्वेश्चन भी पूछ चुका है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द क्लाइमेट एजेंडा ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या क्लाइमेट एजेंडा होना चाहिए इंडिया का अगले 5 साल के लिए। ठीक है, द शेप ऑफ अ 5 ईयर क्लाइमेट एजेंडा ऑफ इंडिया। बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है कि इंडिया क्या कर सकता है अगले 5 साल अपने क्लाइमेट एजेंडा को ग्लोबल लेवल पे ले जाने के लिए, या थोड़ा और वाइडन ब्रॉडन डीपन करने के लिए। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस एडिटोरियल वेरी कीनली, बहुत हेल्प करेगा आपको आपके आंसर लिखने में। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, इंडिया ने स्टार्ट कहाँ से किया, तो इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोalition ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस, CDRI जिसको हम बोलते हैं, या ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जो अभी G20 जो समिट हुआ था 2023 में, उसमें लॉन्च किया गया। ठीक है, दिस इज वन थिंग फ्रॉम वेयर इंडिया स्टार्टेड। इंडिया गेव इट्स NDCs अर्लियर एंड रिवाइज्ड इट्स NDCs and highlighted this thing that we will achieve net zero goal by 2070। दैट्स इट, ये हमारा फाउंडेशन बनाता है किसका, क्लाइमेट गवर्नेंस का, या क्लाइमेट लीडरशिप का, या कैसे हम क्लाइमेट चेंज को टैकल कर रहे हैं। नाउ व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी फॉर फ्यूचर, तो वी शुड गो हायर। What does the author mean by going higher? Because of the successful G20 presidency of India, the global and the early engagements in global negotiations, we have to be part of these negotiations। ठीक है, ताकि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाए, हमारी बात ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे पहुंचे जहां पे क्लाइमेट गवर्नेंस या क्लाइमेट डिप्लोमेसी पे बातें चल रही हो। दैट इज व्हाई इट सेज वी शुड गो हायर। हायर मींस गोइंग हायर इन द इंटरनेशनल गवर्नेंस, इंटरनेशनल क्लाइमेट गवर्नेंस। ठीक है, देयर ओनली वी कैन अचीव दीज अडेप्टेशन फंड्स, अडेप्टेशन फाइनेंसेस एंड ऑल। वी शुड ऑल्सो गो वाइडर। हाउ कैन वी गो वाइडर, इंडिया नीड्स सेक्टोरल एमिशन रिडक्शन, कि एक एक सेक्टर को हम टैकल करते जाए। इट्स नॉट ओनली द एनर्जी सेक्टर विच इज डोमिनेटेड बाय कोल। ठीक है, यही नहीं है हमारा एक सेक्टर, एनर्जी सेक्टर ही नहीं है जहां हमें नेट जीरो लेके आना है। अदर सेक्टर्स जहां से एमिशंस हो रहे हैं, वेदर इट्स इंडस्ट्री, वेदर इट्स नॉट ओनली एनर्जी, वेदर इट्स लाइक farming, whether it's methane production, whether it's agriculture, whether it's going through organic agriculture, whether it's interventions at the rural level, ठीक है, for LPG, whether it's the vehicle scrappage policy। तो हर एक चीज पे हमें इंटरवीन करना पड़ेगा। वी शुड ब्रॉडन आवर हॉराइजंस, दैट्स व्हाट द एडिटोरियल टॉक्स अबाउट। नेक्स्ट इज गो डीप। हाउ टू गो डीप, गो डीप विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स एंड कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट्स। जितने स्टेट्स ने स्टेप्स लिए हैं उन स्टेप्स को और थोड़ा डीपन करो। जहां जहां स्टेट इंटरवीन कर रहा है उस इंटरवेंशन को और थोड़ा एम्पलीफाई करके ज़्यादा क्रिएट करो इम्पैक्ट। कैसे, बाय साइंटिफिक मॉडलिंग, डेटा वेरिफिकेशन। आप डेटा कलेक्ट करो कि किस स्टेट में, जैसे हमने अभी डिजिटल डिवाइड में ये डिजिटल लिटरेसी में पढ़ा कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे असम, मध्य प्रदेश, जहाँ पे लिटरेसी कम है। वैसे ही कुछ स्टेट्स के कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं, ऐसे हैं कुछ रीजन्स। ठीक है, जैसे जहाँ पे अभी भी आप देखोगे तो यू डू नॉट फाइंड people using LPG cylinders. You do not find people using such methods which are carbon neutral in nature in their daily cooking. They still find, for example, there is a popular practice in the state of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir that they make coal। वो कोल नहीं होता है, बेसिकली वो कोयला होता है।
What they do with that, it's a charcoal basically. तो a slight bit of difference, ठीक है, एक है कोकिंग कोल, एक है चारकोल। वो वुड से बनता है और what they do is they store that coal, but they burn the wood and make the charcoal. In that sense, when the wood is burning, वो लार्ज स्केल पे होता है और बहुत ज़्यादा वो वुड जलाते हैं और उसके बाद उसका चारकोल बनाते हैं, और लेटर स्टेज पे जब सर्दियाँ आती है तो तब वो उसको यूज़ करते हैं। दैट इज़ वन थिंग। ऐसे ही कोई चीज़ें होती है हमारे पास, जैसे पंजाब और हरियाणा में स्टबल बर्निंग। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमें इंटरवीन करना पड़ेगा, जो डीप जाके हमें करना पड़ेगा। तो ऑथर सेज थ्री थिंग्स। वन इज गोइंग हायर, another is broadening the horizons, and another is going deeper. So that will encompass and help us to achieve a comprehensive strategic leadership in climate, these interventions or climate, you can say, climate change reversal. Further, there are two more points about the state plans, as I already discussed, कि state के जितने भी plans होंगे उनको थोड़ा और deepen, broaden करना पड़ेगा. Long term vision should be there with respect to India and Indian government. Long term vision क्या होना चाहिए? That in upcoming several years, India needs to consolidate its position as global climate leader. ठीक है? It involves proactive engagement. तीनों चीजें इंटरनेशनल लेवल्स पे आपको एंगेज होना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इट मेंट बाय गोइंग हायर, एडवोकेटिंग फॉर क्लाइमेट जस्टिस, रिहैबिलिटेशन, एडाप्टेशन, मिटिगेशन, क्लाइमेट रेफ्यूजीज का सपोर्ट करना, उसके बाद बाकी सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को टैकल करना। दैट इज व्हाट शुड बी इंडियाज लॉन्ग टर्म विजन। पॉलिसी रिकमेंडेशंस आर देयर। We should develop and communicate comprehensive sectoral emission reduction targets beyond power sector. जो मैंने अभी बोला, that it's not only energy sector, it's the other sectors also. Rightly have I given you the examples of all of these sectors. Then we should also strengthen the state level climate actions. We should enhance India's role in international climate negotiations. ठीक है, तो these are such points जो हमें याद रखने हैं और इनको समझना है। देन ओनली वी कैन यूज दीज इन आंसर्स। आज का जो क्वेश्चन होगा वो इसी एडिटोरियल पे होगा। क्वेश्चन और ये पीपीटी आपको दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल्स पे मिल जाएगा। आप ये ले लो, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो और इस पीपीटी को दोबारा पढ़ो, अपने न्यूज़पेपर को पढ़ो। यू विल सी कि आपको इन दो स्लाइड्स में पूरे एडिटोरियल का क्रक्स मिल जाएगा। ठीक है, एंड देन वी विल हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। आपको क्वेश्चन लिखो और मुझे वो भेज देना आप, और मैं आपको इवेलुएट करके दे दूंगा। ठीक है, जैसे बच्चे कर रहे हैं वैसे ही आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, एंड दिस इज नॉट बेसिकली एन एडिटोरियल, दिस इज एन इंटरव्यू। ठीक है, दिस इज एन इंटरव्यू ऑफ राजीव भाटिया सर एंड नंदिता खाक सर। ठीक है, खाक सर। दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट म्यांमार। ठीक है, व्हाट इज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन म्यांमार। अब ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है तो इससे इंडिया को कैसे टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया एंड म्यांमार के रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये तो एक एडिटोरियल था। सेकेंड, देयर वाज अ न्यूज स्निपेट which talks about the genocidal violence which is looming in Myanmar. ठीक है, this snippet is a bite from Thomas Andrews. He is an independent expert who is appointed by the Rights Council to speak on behalf of United Nations. ठीक है, it does not speak on the behalf of United Nations, sorry, but it is there on the basis of Rights Council. ठीक है, he is a United Nations expert only, and he has talked about this thing that there is a looming genocide in Myanmar. Now let's understand broadly कि इस इंटरव्यू और इस न्यूज स्निपेट का मतलब क्या है व्हेन इट कम्स टू इंडिया म्यांमार रिलेशंस। सबसे पहली चीज ये है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया म्यांमार रिलेशंस। हाउ मच important is India Myanmar relations? So we all know that Myanmar is the gateway for India towards Southeast Asian nations.
इट कैन हेल्प अस टू कनेक्ट टू टू थिंग्स। ठीक है, म्यांमार का लोकेशन ऐसा है कि एक तो इंडिया इसके साथ कनेक्ट करके अपने नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडिया इसके साथ कनेक्ट करके पूरे 5 देश जो यहाँ पे है उनके साथ कनेक्ट करेगा। दैट इज़ वन थिंग। साउथ ईस्ट नेशन, एशियन नेशंस को कनेक्ट कर सकता है। समथिंग विच इज़ वेरी मच क्रिटिकल टू दिस स्टेट म्यांमार इज दैट अगर इस स्टेट में कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, दैट विल हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। Remember this thing. It will have direct influence on India's northeast, and it will also resonate into the other nations, other Southeast Asian nations, which are otherwise unstable in nature. ठीक है, लाओस को छोड़ के, which has never been colonized, बाकी सब nations को आप देख लो, that they are in the nature of instability can be। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि अगर ये इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इंडिया ने इसके लिए आज तक क्या क्या किया है। एक्सक्यूज मी। द पॉइंट इज दैट इंडिया हैज अ स्ट्रैटेजिक विजन एंड इंडिया हैज अ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसका पार्ट म्यांमार है, जिसको हमने एम्पलीफाई किया किसके साथ, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी प्लस एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया हैज अ सागर विजन, ठीक है, विच इनकम्पासेस दिस सितवे पोर्ट। सागर विजन के अंदर हमने सितवे पोर्ट बनाया है। कहां पे बनाया है, म्यांमार के रखाइन स्टेट में। ठीक है, दिस पोर्ट इज मेंट टू बी इंडियाज आंसर टू चाइनीज फॉर्म्ड क्वाक्यू पोर्ट, जो कि म्यांमार में ही है। सो सच स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स म्यांमार shows us that how much important is this state। ठीक है, now let's talk about the humanitarian crisis and this interview। What is this interview all about? Nandita Haksar talks about the re-evaluation of India's policy towards the ethnic army and people's defense forces against the military junta since 2023. It says that India should understand that there is a crisis, there is an influx of refugees, and there is strategic border trading routes which are controlled by this ethnic army organization. Rajiv Bhatia, however, talks about that the changed landscape and the stalemate between military and the resistance forces is there, which says that we must balance our relations with Myanmar। हमें दो चीजें करनी होंगी, मिलिट्री जनता जिनने कूप किया हुआ है, प्लस जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस है ऑंग सान सूकी की जो गवर्नमेंट थी उसको हटा के वी शुड बैलेंस आर सेल्स बिटवीन द टू। हमारे साथ हमें एक ऐसा अप्रोच लेके चलना पड़ेगा जिसमें हम दोनों में से किसी को हर्ट ना कर रहे, और जिसमें हम दोनों में से ऐसा कुछ नहीं कर रहे जो इंडिया के लिए डिटरमेंटल हो। ठीक है, फर्स्ट देयर इज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देयर, एंड व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इज देयर कि बेसिकली लार्ज स्केल सिविलियंस को देयर इज अ लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, दे आर नॉट प्रोवाइडेड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, या उनको नॉर्मल बेसिक जो ह्यूमन नीड्स है उसके लिए भी लाइक सैनिटेशन, हेल्थ केयर, वैक्सीनेशन, मेडिसिन, ये सब सप्लाईज नहीं है। दैट इज वाई नंदिता हक्सर टॉक्स अबाउट दिस थिंग कि इंडिया को ये करना चाहिए। बट राजीव भाटिया सेज दैट वी मस्ट अडॉप्ट कॉशियस, वी मस्ट बी कॉशियस विद आर अप्रोच टुवर्ड्स म्यांमार सॉवरेंटी, क्योंकि अगर हमने वहाँ पे इंटरवीन किया, देयर विल बी क्वेश्चंस दैट इंडिया इज हैम्परिंग म्यांमार्स सॉवरेंटी। ठीक है, और जो हमें दिक्कत करेगा आगे। मूविंग फर्दर, द मेजर कंसर्न विच आई टोल्ड यू अर्लियर वाज कि अगर म्यांमार में कुछ भी होता है, ठीक है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे नॉर्थ ईस्ट पे। अंडरस्टूड, क्वाइट अंडरस्टूड। हमारे बहुत सारे स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
म्यांमार, ये मणिपुर, जो यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं। What will be the impact? There is a rise of concerns of balkanization. What they say is, it was Bangladesh's Prime Minister Sheikh Hasina. She said that there is a risk of creating a Christian state in the state of Myanmar. For example, इन्होंने यहाँ पे एक Christian state बना दिया, ठीक है। How they will form a Christian state? They will just, जो वहाँ पे चल रहा है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, उसी से जो क्रिश्चियंस हैं उनको रेफ्यूजीज बना के एक जगह पे, उनका रेफ्यूजी कैंप बना के, वो हो सकता है एक स्टेट बन जाए वहाँ पे, विच विल लीड टू बाल्कनाइजेशन ऑफ म्यांमार, एंड दिस विल लीड टू द resurgence of the insurgency movement in northeast of India, and particularly this will pose a challenge, जहां म्यांमार से रेफ्यूजीज बांग्लादेश जाएंगे, बांग्लादेश से रेफ्यूजीज इंडिया आएंगे, और वो एक बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए, विच विल क्रिएट instability in the entire region. Then what they suggest is there should be dialogue and engagement with Myanmar, with Janta, and with the democratic forces which are there in Myanmar. So what Rajiv Bhatia at the end recommends is to advise Indian government to balance the engagements with military support, with the Myanmar's military, and support for democratic forces. As I said, this should be the conclusion for your answer in such questions. ठीक है। Next is the article. It talks about the घड़ियाल्स। क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी घड़ियाल के ऊपर कि घड़ियाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या एंडेंजर्ड है। तो देयर वाज रिसेंटली, इन द रिसेंट पास्ट, हमने एक ब्यास कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बनाया है, जो पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, टू री इंट्रोड्यूस घड़ियाल्स इन ब्यास रिवर। घड़ियाल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अगर आप देखो तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र में पाए जाते हैं, चंबल में पाए जाते हैं, और ब्यास रिवर में पाए जाते हैं, और भी 2-4 एरियाज में पाए जाते हैं। तो घड़ियाल जो है ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से, जबकि मगर क्रोकोडाइल वल्नरेबल है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। However, all the three have been listed on Appendix 1 of CITES and Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972, ठीक है। The exception to this is that there is a saltwater crocodile population of Australia, Indonesia and Papua New Guinea, which are included in Appendix 2 of the CITES, ठीक है। ये एक्सेप्शन थोड़ा सा याद रखना है। घड़ियाल्स का नेचुरल हैबिटाट और प्राइमरी हैबिटाट इज इन द चंबल रिवर, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ठीक है। एंड देन घड़ियाल्स ट्रेवर्स थ्रू बहुत सारे रिवर्स, जैसे आपको यमुना में चले गए, यमुना से कहाँ जाएंगे? गंगा में, और गंगा से कहाँ जाएंगे? गंडक में, गंडक से कहाँ जाएंगे? गिरवा में, देन रामगंगा and Son river. Now the point is, there was only one female Gadial which was there in Brahmaputra, and earlier it was not too much recognized, but now it has been witnessed that there is a Gadial and it's ready to mate with its other male partner, so that there could be a new site of Gadial पॉपुलेशन इन ब्रह्मपुत्र। दैट्स इट, हमें बस इस स्पीशीज को समझना है, ठीक है। कंजर्वेशन एफर्ट्स में इफ यू कैन रिमेंबर दैट देयर इज अ ब्रीडिंग सेंटर ऑफ कुकरेल घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। देयर इज अ नेशनल चंबल सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। ये 2 कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, और तीसरा मैंने आपको बोला ब्यास रिवर में एक और कंजर्वेशन एफर्ट लिया गया है, वहाँ पे भी घड़ियाल कंजर्वेशन सेंटर खोला गया है, ठीक है। 3 चीज़ें, 3 सेंटर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट इस न्यूज़ से कि व्हाट आर द इनपुट इंपोर्ट्स
इनपुट इंपोर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड व्हाई द इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इज पुशिंग फॉर लोअर ड्यूटीज ऑन इनपुट इंपोर्ट्स। व्हाट आर इनपुट इंपोर्ट्स? ये वो इंपोर्ट्स होते हैं या ये वो पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, जिनसे आप बड़ी डिवाइसेस बनाते हो, ठीक है, जैसे आईसी चिप्स हो गई, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में आप देख लो तो मदरबोर्ड हो गया, जैसे आप देख लो तो बस कार्ड्स हो गए। ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, इनको इंपोर्ट करना, इट शुड बी इजी, सो दैट वी कैन सेट अप असेंबली लाइन फॉर प्रोडक्शन। और वंस वी डू दिस, देन ओनली इंडिया का जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हो पाएगा, है ना। हाउएवर, इंडिया has one of the highest tariffs on its inputs in electronic segments if you talk about Vietnam and all other nations। उसके हिसाब से इंडिया का जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, but India has recently introduced a PLI। What was PLI? It's production linked incentive scheme, which hopes that the uh, the assembly chain or the production chains will be set up in India, and once they start production, they will be incentivized based on the increment in their sale and production. Then they will be incentivized because the production is from India itself. Okay, so remember this term, which is input imports। Input imports को याद रखना, what are input imports। Last this news article talks about Hezbollah, who and what is Hezbollah, which has fired around 200 rockets into Israel. Hezbollah basically is based in Lebanon, and it's a Shia Islamist paramilitary group, ठीक है। This is based in Lebanon, ठीक है, and they have launched missiles into Israel। This was basically established by the Lebanese clerks in to fight the 1982 Israeli invasion of Lebanon। 1982 में जब हुआ था तब से ये चल रहा है। It adopted the model set out by Ayatollah Khomeini after the Iranian Revolution, and later what are the other things which it had to go through, that is something which is not necessary for us। हमारे लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ पे है और किस एरिया में है और कहाँ से हुआ है ये हमला, ठीक है। For you, the homework will be to go and search for Lebanon, where is this country and what all is in its surroundings। अफगानिस्तान पे क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी कि अफगानिस्तान जो है किन किन स्टेट से या किन किन कंट्री से बाउंड्री इसकी शेयर होती है, ठीक है। इसराइल से 2023 में 6 लोकेशंस आई थी, ये 4 लोकेशंस आई थी इसराइल से ही। रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है, इनको देखो और एटलस को साथ साथ देखते जाओ। मैं यहाँ पे आपको मैप दिखा दूंगा बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप अपने एटलस पे उन लोकेशंस को 10 बार 15 बार 20 बार नहीं देखोगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं रोज़ यहाँ पे मैप एक लेके आऊँगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। आपको खुद जाके उस मैप को बार बार ढूंढना है और बार बार उस लोकेशन को मैप पे ढूंढना है, तब जाके आपको याद रहेगी, ठीक है। विद दिस द डिस्कशन कम्स एन एंड, बट देयर इज वन मोर थिंग विच इज दी this last thing which we discuss is the question of the day, ठीक है। दिस क्वेश्चन ऑफ द डे इज अबाउट, ये 2023 का ही क्वेश्चन है। यू कैन go through this question easily, and this question talks about, आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी मच क्रिटिकल, दैट इज एक्सेस टू फ्रेश वाटर। And what was the reason, what are the reasons for the crisis in the access to fresh water? Well, the reasons are broad in nature, the horizon of the reasons is broad in nature। It talks about
the lack of proper water management, governance, climate change, war, conflicts, interstate river water disputes, decrease in the groundwater table, all the other things. And at the last, the answer has given you steps that how we can identify new water resources and how we can improve the efficiency of water resources, because 80% of the extracted groundwater is being used in agriculture. ठीक है? So these are such of the issues, because and there are some agricultural commodities like rice and sugarcane which are water intensive in nature. There are invasive species which are water intensive in nature. I want you to go and Google about two things. वाटर हायसिंथ तो हमने 2 दिन 3 दिन पहले ही पढ़ा था, वाटर हायसिंथ क्या है, और वाटर हायसिंथ की एक पिक्चर भी डाली थी मैंने पहले कि ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है. देर इज वन मोर क्रॉप, वन मोर इन्वेसिव स्पीशीज, सेना स्पेक्टेबिलिस. Go and search for this species also. You will see that how much devastating effects it is causing in Indian landscape. With this, I thank you all for being into this discussion, listening to it properly, and understanding that what are the nits and grits of UPSC newspaper reading. If you still have confusions, you can reach out to me on this number. Take care. And with this, I wish you all the best. Thank you once again.